ओके। तो आज का जो लेक्चर है अपना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। आपको याद होगा कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं इसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इंटेंसिटी और फिर कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज हैं। कंसेप्चुअली चीज़ों को समझने के साथ साथ हम फॉर्मूलीज पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि हम इन चीज़ों को कैसे याद रख सकें। ओके, कुछ एक की फॉर्मूलीज हैं। अगर वो की फॉर्मूलीज आपके माइंड में बैठ जाते हैं सो थिंग्स विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। तो सबसे पहली तो एक बात ये याद रखिए कि किसी गिवन सिस्टम में ग्रेविटेशन के लेवल पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहता हूं तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, और वो तरीका या वो मेथड है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास। ओके, अब मान लीजिए इस जगह पर कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है किसी मास की वजह से। जस्ट इमेजिन करिए ये मास है, ठीक है, वैल्यू m, और यहाँ पे स्मॉल r डिस्टेंस पे मैं कोई दूसरा मास लाता हूँ स्मॉल m। अब मुझे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी, आई वांट टू राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो मैं बस ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जिसमें मैं लिखूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये जो मास था ये पहले से मौजूद था, तो इस मास का इतनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो सकता है, बताइए आंसर। -gm/r। वेरी गुड, -gm/r। कैपिटल M बाई R। वेरी गुड। मल्टीप्लाई करेंगे, इससे स्मॉल मल्टीप्लाई करेंगे, सामने जो भी मास आ गया उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कौन सा मास सामने है? स्मॉल m। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो आंसर बना -gm डिवाइडेड बाई r। दैट्स इट। इतना सिंपल और आसान तरीका है कि हम ऐसे करके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। कुछ एक सिस्टम की हेल्प से भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं। आई विल गिव यू सम जनरल आइडियाज। दो की बजाय 3 मासेस हैं, 4 मासेस हैं, 5 मासेस हैं, तो अलग अलग मासेस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें। तो उसका तरीका यही होगा, जितने मासेस हैं उनकी जो जो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, उसको आप सिंपली सामने वाले मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलने लग जाएगी। तो ये पहला फैक्ट हमको याद रखना चाहिए, या पहला कंडीशन हमें अच्छे तरीके से याद रखनी चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? ओके। अब दूसरी जो बात हमें, मेन इंटरेस्टिंग बात हमें करनी है, वो करनी है रिगार्डिंग वर्क डन। दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। ये सबसे, जो ग्रेविटेशन में जो सबसे ज्यादा वेटेज का पार्ट है ना, वो ये वाला है, वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें? जस्ट इमेजिन करो कि हमारे पास एक बड़ा सा मास है, ठीक है, साइज m। इसके सेंटर से कुछ r1 डिस्टेंस पर कोई और मास है यहाँ पे, स्मॉल m। जस्ट इमेजिन करो। अब सोचा जाए तो ये दोनों मासेस आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और इनके अट्रैक्शन का जो एक फोर्स होगा वो कुछ ऐसे हम दिखा सकते हैं, F। इस तरफ फोर्स है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स। इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो बोथ द साइड्स आई कैन शो F, बट प्राइमरीली मैं डिस्कस करना चाहता हूँ स्मॉल m के लिए। तो इस मास को ये बड़ा वाला मास क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। बट सपोज आप क्या करना चाहते हो, इस स्मॉल m मास को मूव करा के किसी दूसरे डिस्टेंस r2 पे ले जाना चाहते हो, बड़े बड़े डिस्टेंस पे आप इसको ले जाना चाहते हो। प्रोसेस समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? यस यस सर।
मैं इसको मूव करा के, ठीक है, R2 इतने दूर इसको मैं ले जाना चाहता हूं। तो एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर आप ये समझिए कि इस बड़े वाले मास की ग्रेविटी क्या कर रही है, इसको अपनी तरफ खींच रही है, और हम उसके अगेंस्ट में इस स्मॉल एम मास को दूर ले जाना चाहते हैं। तो इफ यू रियली वांट टू डू सो, हमें इस बड़े वाले मास की ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा। समझ आई बात? यस You सर। Yes, have to sir. perform certain work against the gravity. अब इस वर्क को कैलकुलेट कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें डिफिकल्टी क्या होती है कि जब ये मास इधर है तो फोर्स F है। अब मान लो मूव करके मैं थोड़ा सा इसको और आगे लेकर गया ना, तो फोर्स चेंज हो जाता है, इसलिए वर्क डन भी मेरा थोड़ा सा बदलेगा। थोड़ा और आगे जाऊंगा तो फोर्स फिर से चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि जितना मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा उतना फोर्स चेंज होता जाएगा, और जितना हिसाब से फोर्स चेंज होता जाएगा उतने हिसाब से वर्क डन का मामला भी थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। तो हम ऐसे नहीं कह सकते वर्क डन के लिए यहाँ पे कि भाई यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट गिन लो और यहां से लेके यहां सभी जगहों पे फोर्स F गिनो। हम ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि इन सभी जगहों पे फोर्स F नहीं है, अलग अलग फोर्स आएगा ना डिस्टेंस बदलने की वजह से। क्या कहते हो बेटा, बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें एक ऐसे फोर्स को हमें हैंडल करना है जो लगातार बदल रहा है और साथ साथ हमें इसको डिस्प्लेस करा के आगे भी ले जाना है, तो हम एक छोटा सा मेथड यहाँ पे अपनाते हैं कि हमने क्या किया, इसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इतना सा dr, और पूरा यहां से लेके यहां तक ले जाने का वर्क डन हम कैलकुलेट बाद में करेंगे। पहले एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो कराया ना हमने, छोटा सा जो उसको मूवमेंट दिया, उसके लिए कितना वर्क डन लगता है ये पहले कैलकुलेट करें। सो दैट वर्क डन कैन बी इजीली स्टेटेड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, F, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, तो हम बोलेंगे dr। DR. गेटिंग द पॉइंट? अब ये जरूरी नहीं कि तुम यहाँ गिनो बीच में, तुम यहाँ कहीं भी गिन सकते हो। जैसे मैं इसको और थोड़ा बेटर करने के लिए क्या बोलता हूँ कि एग्जैक्टली इधर गिनने की बजाय, R1 की जगह पर गिनने की बजाय क्या करो, यहाँ कहीं गिन लो भाई, ये वाला डिस्प्लेसमेंट तुमने कराया dr, और ये जो जगह थी जहां तुमने ये सारा काम करा वो R थी, कुछ ऐसे। समझा प्रोसीजर? और फाइनली मैं ऐसे मूव कराता 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 यहाँ लेकर आ जाऊंगा फाइनली। ओके, तो बीच में का कहीं भी मैंने एक एलिमेंट ले लिया जहां पे मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कराया dr, और कितनी दूर ये पोजीशन थी r, और वहां पर मान लेते हैं फोर्स कुछ F एक्ट हो रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो मुझे यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर माइनस क्यों लगाना? Because दूर लेकर जा रहे हैं. हाँ, वी आर वर्किंग अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट द फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और हम इसे ले जा रहे हैं दूर। अब इसके दो एक्सप्लेनेशन दिए जा सकते हैं, जैसे मैंने पहला वाला भी एक्सप्लेनेशन दिया कि हम अगेंस्ट द फोर्स काम कर रहे हैं। एक और एक्सप्लेनेशन सिंपली ये दिया जा सकता है कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, तो ऐसी सूरत में वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा का फॉर्मूला वगैरह लगेगा, बट यहाँ पे मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। दैट सेपरेट पार्ट वी विल डिस्कस इन वर्क एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर। एक छोटे से एक्सप्लेनेशन से मैं यहाँ आगे बढ़ूंगा, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ पे माइनस साइन इसलिए लगाना है क्योंकि मैं फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। ठीक है, नाउ लेट्स पुट अप फॉर F, फोर्स के लिए कुछ वैल्यू पुट अप करते हैं। तो हम देखेंगे फोर्स की इक्वेशन आ जाएगी Gm डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, वहां पे मैंने चॉइस किया था r का स्क्वायर इंटू dr। अब मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं टोटल वर्क डन निकालूं। ध्यान से समझना बात को, टोटल वर्क डन। तो बेटा टोटल वर्क डन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो उसका एक बहुत आसान तरीका ये है कि ऐसे छोटे छोटे dr से डिस्प्लेसमेंट तुमने बहुत सारे लिए होंगे ना, थोड़ा सा इधर खिसकाया, फिर 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 ऐसे खिसकाते 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 तुम उसको यहाँ ले आए। मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे dr तुमने डिस्प्लेस कराए होंगे ना, Yes. सर। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे dr के लिए ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे dw वर्क डन बने होंगे। Yes, sir. तो अगर मैं ऐसे सभी dw वर्क डन को कंबाइन कर दूं, जोड़ दूं, इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, तो मुझे टोटल वर्क डन मिल सकता है। Yes, sir.
तो टोटल सर वर्क वो डन, माइनस GM स्क्वायर आना ना। फोर्स माइनस नहीं आएगा, टोटल वर्क डन जो मुझे मिलेगा वो मुझे इंटीग्रेशन करके मिलेगा। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है, कंबाइन करना होता है। ऐसे जितने भी डीडब्ल्यू मुझे मिलेंगे उन सभी डीडब्ल्यू वर्क डन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब मैं जोड़ रहा हूं कि भाई यहां से यहां गया तो डीडब्ल्यू, यहां से यहां गया डीडब्ल्यू, यहां से यहां गया डीडब्ल्यू, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, सारे डीडब्ल्यू वर्क डन को जोड़ो, यानी कि मैथमेटिकली इंटीग्रेट करो, तो मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा। साथ ही साथ मुझे यह भी देखना होगा कि मैं इसकी शुरुआत कहां से कर रहा हूं, R1 से, और इसे मैक्सिमम एंड पॉइंट पर कहां तक लेके जा रहा हूं, तो R2 से। तो मैंने शुरुआत की R1 से और मैं इसे मैक्सिमम कहां तक लेके जा रहा हूं, R2 तक। अब ये डीडब्ल्यू उठा करके यहां पुटअप कर लो आप। सो दिस वर्क डन नाउ विल लुक लाइक इंटीग्रेशन R1 से लेकर के R2, ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, सॉरी यहां भी माइनस आना चाहिए था, ये हो गया GMM डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए ये R² और ये dr। स्टेप समझ में आई सब? यस। Yes, sir. अब जो जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, तो माइनस GMM कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इज सपोज टू रन फ्रॉम R1 से लेके R2। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, R⁻²⁻²? सोचिए, Yes, sir. राइट इट एज R⁻² एंड देन फर्दर dr। अब इसे फिर आगे सॉल्व करते हैं। सो टोटल वर्क डन नाउ विल बिकम इक्वल टू माइनस GMM डिवाइडेड बाय, यह इंटीग्रेशन हो गया मान लो। अब इंटीग्रेशन कर दिया, बताओ इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा? Minus का R आंसर raised to आएगा R⁻² प्लस minus 1. डिवाइडेड बाय -2 + 1, -2 + 1 -2 + 1। करेक्ट है बात? यस सर। Yes, sir. लिमिट्स चलेंगी R1 से लेकर के R2 तक। अब ये जो -2 + 1 है, ये तो -1 बन जाएगा, माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लो और ये बाहर का माइनस एब्जॉर्ब कर लो, तो तुम्हें वर्क डन कुछ इस तरीके से मिलेगा, GMM, ठीक है, एक स्टेप मैं बढ़ा रहा हूं यहाँ पे, R⁻1 एंड देन R1 एंड देन R2। ओके विद दिस? Yes, sir. Therefore this work done now can be claimed as GMM, ध्यान से देखिए, 1/R, R2/R1। अब आप Yes, करें sir. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंपली you just put up upper limit by lower limit, upper limit minus lower limit। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो वर्क डन हो गया GMM, अपर लिमिट हो गई 1/R2 माइनस 1/R1। करेक्ट है? Yes, sir. अब इस GMM को अंदर ले जाएं आप, तो फिर ये वर्क डन हो गया GMM डिवाइडेड बाय R2 माइनस में GMM डिवाइडेड बाय R1। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. अब जरा सोच के बताएं कि GMM डिवाइडेड बाय R2 या GMM डिवाइडेड बाय R1 एक्चुअली में है क्या? Force. नहीं, फोर्स में तो R का स्क्वायर होता है बेटा, क्या कर रहे हो? ये देखो Yes, yes. क्या है ये, Potential energy. पोटेंशियल। Energy. तो हमको एक अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलता है कि अगर हम वर्क डन निकालना चाहते हैं तो हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करनी चाहिए, क्योंकि R2 ये फाइनल की लोकेशन बता रहा है और R1 जो है ये इनिशियल की लोकेशन बता रहा है, इनिशियल की। तो मुझे करना क्या चाहिए अगर मुझे वर्क डन किसी भी सिस्टम का निकालना है? Final Final minus. initial. तो हमको एक फंडामेंटल बात ये पता चल रही है कि किसी भी प्रोसेस में अगर मुझे Financial minus initial. वर्क डन निकालना है तो मुझे लिखना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी फाइनली जो डेवलप होगी माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियली डेवलप होगी। और ये काम अगर मैं ठीक ठाक तरीके से कर लेता हूं तो मुझे वहां पे उस सिस्टम का वर्क डन मिल जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. सर ओके, सो दिस इज वन मेथड और वन वे टू टैकल द सिचुएशन। ये एक तरीका हो गया सिचुएशन को टैकल करने का। यहाँ पे दो तरीके के काम हैं या दो तरीके से वर्क डन को देखा जाता है। इमेजिन करो कि ये जो हमारा मास है ये इधर था यहां पर और मैंने इसको छोड़ दिया,
तो क्या ये बड़ा वाला मास इसको खुद से खींच के इधर लेके आएगा? नहीं। अरे लेके आएगा ना बेटा, क्यों नहीं लाता है? ये ऑब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया नीचे, गिरेगा नहीं गिरेगा? यस ग्रेविटी समझने की बात है, खुद से खींच के लेके आएगा इसको। और वो खुद से खींचने का मतलब ये है कि वो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल नहीं हो रहा है। यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो रहा है, हम लेके जा रहे हैं। और उल्टा करते हैं तो रिवर्स ऑर्डर करो, तो क्या ये मास खुद से खींच के इसको इधर लेके आएगा? यस। तो ये क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी। अगर हम दूर ले जाते हैं तो वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, और अगर हम उसको नजदीक ले आते हैं या नजदीक वो खुद से आ जाता है तो वो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाता है। तो एक फंडामेंटल बात क्या समझ में आती है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इक्वल तो होंगे, यहां से यहां ले जाओ, जो काम करना पड़ेगा एग्जैक्टली वही काम उल्टा वापस लाने में करना पड़ेगा, लेकिन दूर ले जाने के लिए हमको काम करना है और नजदीक लाने का काम ग्रेविटी खुद करती है। तो टेक्निकली देखा जाए तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दे आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। ये दिमाग में बैठेगी बात आपके? यस सर। यस सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मतलब हम जबरदस्ती करके खींच के लेके जाएंगे, सो दे आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। इक्वल तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अपोजिट भी रहेंगे। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ओके, अब देखिए इस डेरिवेशन को हमने प्रॉपर तरीके से तो सॉर्ट आउट किया। हालांकि डेरिवेशन का कोई खास मीनिंग नहीं है, हमें बस एक फंडामेंटल बात ये याद रखनी है कि किसी गिवन सिचुएशन में हम वर्क डन ऐसे निकालने वाले हैं, ये तरीका होगा वर्क डन निकालने का। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। अब यहाँ कुछ और बातें आपको याद रखनी है। ये जो वर्क डन है ये कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। यहां से यहां जाना था तो मैं सीधा जाऊं, ऐसे घूम के जाऊं, ऐसे घूम के फिर इधर आ जाऊं, किसी भी पाथ को मैं फॉलो करूं, अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो फंडामेंटली मुझे क्या देखना है? सिर्फ फाइनली मैं जिस जगह पे हूं उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियली जिस जगह पे वो मास था उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और इन दोनों को हमें क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसमें कोई भी वो वाला रोल नहीं आया ना कि पाथ कौन सा फॉलो हुआ है, ठीक है? यस। तो ये वर्क डन कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इट नहीं विल करेगा। डिपेंड ऑन द पाथ, ठीक है? दैट्स व्हाई वी से इट इज अ काइंड ऑफ वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव नेचर का हो गया ना ये, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा होता है जो Yes. पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। गेटिंग द पॉइंट? ओके, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करते हैं और उसके जरिए चीजों को और डिटेल में समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। हाँ, एक और लास्ट और इंपॉर्टेंट बात है। अब मान लो हम ऐसे इसको दूर ले जाते गए, यहां तक के हमने इसको उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर कर दिया, ठीक है? एक पर्टिकुलर लिमिट तक इसकी ग्रेविटी एक्ट करेगी ना। मान लो इस लिमिट तक ग्रेविटी एक्ट करती है, इस मास की, इस वाले मास की ग्रेविटी यहां तक एक्ट करती है, इसका फील्ड ऐसा है। अब अगर हमने इस मास को इस फील्ड के ही बाहर भेज दिया तो हम इसे कहेंगे एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब समझते हो? इंफिनिटी का मतलब ये होगा टू मूव अ पर्टिकुलर मास आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना। इंफिनिटी का मतलब यहां टेक्निकल इंफिनिटी वाकई वो डिस्टेंस है जो अनअचीवेबल है, ऐसा नहीं है। इंफिनिटी का मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर होना। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद रखो, इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा होती है 0, ठीक है? इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी? 0. ये अच्छे से दिमाग में बिठाना, ठीक है? कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि हम इंफिनिटी से अंदर ला रहे हैं तो भाई इंफिनिटी की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी जाएगी, या हमने अंदर से इंफिनिटी की तरफ बाहर भेजा तो फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी जाएगी। तो जब भी बात आएगी इंफिनिटी की, इसका मतलब दो बातें होंगी, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर और इंफिनिटी यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। डन? यस सर।
अब कुछ एक क्वेश्चंस की हेल्प से हम चीजों को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और एग्जैक्ट वे में हम इसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। मैं मॉड्यूल से ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट वे जा रहा हूँ, सीरियल ऑर्डर में मैं चलने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू गो फॉर। A particle of mass 1 kilogram is placed at a distance of 4 meter from the center and on the axis of a uniform ring of mass 5 kilogram। तो ऐसी एक रिंग है और ये 4 मीटर वाले डिस्टेंस पे पार्टिकल रखा गया है। रिंग का रेडियस 3 मीटर है। अब हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वर्क टू बी डन इन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम 4 मीटर टू 3√3 मीटर। ठीक है, तो एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। ये रिंग है, रिंग का अपना खुद का मास हम कहेंगे 5 किलोग्राम, इसका अपना रेडियस जैसे कि क्वेश्चन में बताया है 3 मीटर। ये इसकी एक्सियल लाइन है। तो पार्टिकल पहले यहां रखा है, ये इसकी पहली पोजीशन है। एज पर डिस्क्रिप्शन ये 4 मीटर है, ठीक है, और पार्टिकल भी 1 किलोग्राम का है। तो चलो ये 1, ये हो गया किलोग्राम। अब हमने क्या करना है, इस पार्टिकल को मूव कराना है थोड़ा सा आगे, ताकि इसका जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है सेंटर से वो हो जाए 3√3 मीटर। तो ये पार्टिकल इधर आ गया। अब ऐसा करने में हमें कितना काम करना पड़ेगा ये निकालना है। तो सिंपल तरीका आपको मैंने अभी भी बताया, वर्क डन फाइंड आउट करने का इजीएस्ट अप्रोच क्या है, जो भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से आप क्या करें, माइनस। अब रिंग के केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आनी चाहिए, दैट इज द ट्रिक। तो बेटा रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो डिस्टेंस इस्तेमाल होता है ना, याद करो मैं पढ़ा चुका हूं, सरकमफ्रेंस से होता है। यस सर। यस। पहला डिस्टेंस बेटा 5 है, 5 है पहला डिस्टेंस, देख ले, ये 3, ये 4, ये पाइथागोरस के हिसाब से चलेंगे तो पहला डिस्टेंस हो गया 5 पाइथागोरस के हिसाब से। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट में ऐड किया 9 16, रूट से बाहर 5 आया। सही जा रहा है? यस सर। अब बताओ दूसरा डिस्टेंस कितना है। तो दूसरा डिस्टेंस ये यहां तक गिनना पड़ेगा। तो ये जो दूसरा डिस्टेंस मैं गिनूंगा यहां से लेकर के यहां तक, तो एक साइड तो 3 है, चलो छोटा सा कैलकुलेशन बना लेते हैं। यहाँ पे एक साइड 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी साइड 3√3 है तो 3√3 का मुझे करना पड़ेगा स्क्वायर। तो बेटा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ये हो गया 9 इंटू 3 यानी कि 27, तो ये हो जाएगा रूट में 36 यानी कि 6, तो दूसरा डिस्टेंस हो जाएगा 6। करेक्ट जा रहे हैं? यस सर। अब वर्क डन लिखें आप, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस जी, मास कितना 5 किलोग्राम, दूसरा वाला मास कितना 1 किलोग्राम, दोनों के बीच में गैप कितना 5 मीटर, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, जी मास कितना 5 किलोग्राम, दूसरा वाला मास कितना 1 किलोग्राम, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना 6। करेक्ट है? सही है गलत है? यस सर, राइट है। तो बेसिकली हम ये 5 और ये 5 यहां से काट देते हैं, तो वर्क डन के लिए हमको यहां मिला माइनस जी प्लस 5g/6। करेक्ट है? इसे सॉल्व करते हैं, माइनस 6g प्लस 5g/6 यानी कि वर्क डन का आंसर आया माइनस में g/6। दैट्स इट। अब बताओ माइनस क्यों आया, सोचो सही। अगेंस्ट में लेकर जा रहे हैं। हाँ, नजदीक था ना, तो हम इसको दूर लेके जा रहे हैं, वी आर मूविंग अवे। फोर्स रिंग का जो है ना इसको अपनी तरफ खींचेगा, उसके अगेंस्ट में हम इधर लेके जा रहे हैं। अब यूजुअली क्या होता है कि मैग्नीट्यूड की तरफ ध्यान दिया जाता है, ये नेगेटिव वेगेटिव भूल दिया जाता है, इसकी कोई खास जरूरत नहीं। यूजुअली जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें सीधा मैग्नीट्यूड पूछता है, जब भाई कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आंसर है इतना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट्स इट। क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके।
एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का। अब ये जो रिंग वाला प्रॉब्लम था ना, इसमें चैलेंजिंग बात ये थी कि तुमको सही तरीके से पोटेंशियल एनर्जी लिखने आनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है अगर वो याद है तो ही लिख पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे हो? लेट्स टेक अनदर। A ring of mass capital M and radius r is placed in the YZ plane with the center at origin. A particle of mass M is released from the rest at a point x is equal to 2r. किसी ने कुछ मैसेज किया, सर इनिशियल माइनस फाइनल करे लगता। अच्छा एक सेकंड रुको, चेक करें। हाँ, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में क्या किया, इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया। दैट्स द करेक्ट वे, सही बताया। वैल्यूज को पुटअप करते वक्त हमें पहले फाइनल वैल्यू पुटअप कर लेनी चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 6। एनीहाउ वी विल जस्ट फोकस ऑन मैग्नीट्यूड। ओके, गुड ऑब्जर्वेशन। चलिए अच्छी बात है। हाँ यहाँ देखें, a circular ring of mass m and radius r is placed in YZ plane with the center at the origin. The particle of mass m is released from rest at a point x is equal to 2r. Find the speed with which it will pass the center of the ring. कितनी स्पीड से ये रिंग के सेंटर से निकलेगा? बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये रिंग है, ठीक है। अब यहाँ डेटा तो कुछ दिया नहीं है, जनरल डिस्क्रिप्शंस के साथ अपने को कैलकुलेशन करना है। रेडियस आर है, ये रहा रिंग का सेंटर, और यहां से दूर कितना दूर, 2r, ठीक है। एक कोई भी मास m है और यहां इसको छोड़ दिया गया, यहां से छोड़ा तो ये इनिशियल पोजीशन है इसकी, यहां इसको छोड़ दिया गया तो ये ऐसे चलता 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 यहां आया। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहां से जब ये निकलेगा तो उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी स्पीड होगी। अब एक फंडामेंटल बात याद रखिए कि जब हम वर्क डन निकालेंगे तो ऑफ कोर्स हम क्लेम करेंगे भाई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से एक मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन होता क्या है कि कई बार इस वर्क डन के जरिए कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी का कन्वर्जन भी हो सकता है। जैसे देखो, इमेजिन करो ये रिंग का अपना खुद का मास है, करेक्ट है, ये सामने मास है। जब इसको छोड़ दिया जाएगा तो ये रिंग का फोर्स क्या इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा? सोचिए। यस। अब ये अट्रैक्शन की वजह से ये चल पड़ेगा चल पड़ेगा चल पड़ेगा, तो यहां आते आते इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, कुछ रफ्तार पकड़ लेगा ये। यस सर। अब सोचो तो ये रफ्तार कहां से आई, बताओ तो कहां से आई? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, जितना चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसमें डेवलप हो जाएगी, ठीक है। जितना चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये करेगा उतना ही आप कह सकते हो कि वर्क डन हुआ, लेकिन उतनी ही आप ये कह सकते हो इसमें काइनेटिक एनर्जी आई। मतलब अल्टीमेट क्लेम ये होगा कि ये जो भी वर्क डन होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। मैं बड़े सिंपल एस्पेक्ट में ले रहा हूँ, ज्यादा कंसेप्ट में अंदर डीप नहीं जा रहा हूँ, सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ ले रहा हूँ। सो पोटेंशियल एनर्जी इन फाइनल केस माइनस पोटेंशियल एनर्जी इन द इनिशियल केस, जनरलाइज्ड, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फॉर्मूलाज अगर आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो यू कैन इजीली सॉर्ट आउट द क्वेश्चंस व्हिच आर सपोज्ड टू कम इन द नीट एग्जामिनेशन और सीईटी एग्जामिनेशंस। अब सोचिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? ठीक है, माइक ऑफ रखो, किसी का माइक ऑन नहीं। सो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हाफ mv स्क्वायर। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब आपको ये थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी के क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो फाइनली ये इधर आ रहा है, तो ध्यान से देखिए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। समझने की कोशिश करो। यस सर। ठीक है, माइनस माइनस में ये हो जाएगा प्लस। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मुझे ये डिस्टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस कितना है, रूट में 5r। देख लो,
पाइथागोरस के Yes, हिसाब sir. Correct. 2 का स्क्वायर r का स्क्वायर 2 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई सभी बच्चों के लिए अगर थोड़ा सा मैं लिख के समझा दूं यहाँ पे, तो ये ऐसा हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, सॉर्ट इट आउट, विल गेट रूट में 5r। तो यहाँ फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का क्लेम ऐसे होगा GMM डिवाइडेड बाय, ये हो गया रूट में 5r। ना ये मैं फाइंड के कुछ एक फैक्टर कैंसिल आउट हो सकते हैं, जैसे कि स्मॉल m यहाँ से, ये स्मॉल m यहाँ से, ये स्मॉल m यहाँ से कैंसिल आउट हो। इसको मैं सॉर्ट आउट करने की अगर कोशिश करता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू GM, मैंने कॉमन ले लिया और ये 2 भी मैंने यहाँ पे ले लिया, 2GM आया आंसर रूट में 5r माइनस 1/r। तो फाइनली आई कैन से v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के हिसाब से अंडर रूट में 2GM 1/, फिर एक बार रूट में 5r माइनस 1/r। तो इतनी आप कह सकते हो स्पीड ये गेन कर लेगा जब ये मास यहां से मूव कर रहा होगा सेंटर से। तो एक नई बात यहां क्या सीखने को मिली कि जितना भी वर्क डन होगा चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो सकता है, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो सकता है। एक सिंपल फॉर्मूला ऐसे ही लगाया करो, हमेशा मैग्नीट्यूड का ही इस्तेमाल किया करो, ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके, हाँ इसकी इन डेप्थ बात की जा सकती है, एक्सटर्नल के लिए क्या, ग्रेविटी के लिए क्या, दैट्स डिफरेंट एस्पेक्ट, नॉट रिक्वायर्ड इन द नीट लेवल, उतना रिक्वायर्ड नहीं है उसके लिए। ठीक है, अलग से बात जरूर की जा सकती है बट हाँ। अब आते हैं एक और अगला क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझने की कोशिश करना है हमें। 3 पार्टिकल्स ऑफ मास m, 2m एंड 3m, तो 3 पार्टिकल्स हैं m, 2m, 3m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ l। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहले तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर बोल रहा है वर्क डन बताओ इफ द साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल इज चेंज्ड फ्रॉम l to 2l। साइड लेंथ l से 2l कर दिया तो वर्क डन बताओ, ये बोल रहा है। आओ जरा इसे समझते हैं। सबसे पहले तो ये माने कि जो सिस्टम हमें बना के दी गई है वो कुछ ऐसी है, एक मास, दूसरा मास, तीसरा मास। डिस्क्रिप्शंस m, 2m, 3m, इनके बीच का जो गैप है एज पर क्वेश्चन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के हिसाब से L, L और L ऐसा गैप है। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो बेटा यहाँ काम करने का ना एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक सिंपल ट्रिक है, एक प्रोसीजर है। किसी भी गिवन अरेंजमेंट ऑफ मासेस में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूं तो उसका मेथड ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास। बट मैं क्या कहता हूं एक और अप्रोच लगाया जाए और सिंपल अप्रोच लगाया जाए। ये सिस्टम जो फ्रेम की गई होगी, जो बनी होगी, उसमें हम एक अजम्पशन ऐसे करते हैं कि ये सारे मासेस एक एक करके आ रहे हैं। क्या अजम्पशन करेंगे हम, ऑल ऑफ देम आर कमिंग 1 by 1। अजम्पशन समझ में आया आपको, एक साथ तीनों आए ऐसा हम नहीं सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे, एक के बाद एक। एक बार। तो बेटा सबसे पहले हम मानेंगे कि ये वाला मास आ गया। अब जब ये मास यहां आया तो क्या यहां पहले से कुछ था क्या, नहीं था। बिल्कुल सही जवाब है, एक एक करके आ रहे हैं ना सारे, तो यहां पहले से कुछ नहीं था। यहां अगर पहले से कुछ नहीं था इसका मतलब कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था क्या यहाँ पे, नहीं था। नहीं था। तो इसको यहां लाने के लिए वर्क डन 0, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, अकेले मास की पोटेंशियल एनर्जी 0। बात बैठी दिमाग में। यस फिर सोचते हैं कि 2m आया। बेटा जब 2m आया तो यहां पहले से कौन था, स्मॉल m। m था। तो इस m के पोटेंशियल में 2m आया तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास। तो पहले से m मौजूद था, उसके पोटेंशियल में 2m आया तो कुछ ना कुछ वर्क डन का सिनेरियो बना, इसलिए कुछ ना कुछ वर्क डन यहाँ पे, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बनी। ठीक,
तो ये हमारा हम क्लेम कर देते हैं कि भाई ये मास नंबर 1 है, ये मास नंबर 2 है और ये मास नंबर 3 है। अब गौर करने वाली बात है, अब कौन आया? 3m 3M। मास सोच समझ के बताना, जब 3M आया तो यहाँ पहले से कितने मासेस थे? M और 2M। 2 हाँ, तो कितने पोटेंशियल काउंट करने पड़ेंगे? एक क्या दो? 2। दो। तो दो एक्स्ट्रा और पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी पड़ेगी, एक इसके लिए और एक इसके लिए। समझे? अब देखो तरीका कैसा होगा इसका। टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे लिखनी है, ठीक है, इस पूरे अरेंजमेंट की, तो मैं सबसे पहले इमेजिन करूंगा कि मेरा पहला मास आ रहा है, मास नंबर 1। मास नंबर 1 आते वक्त मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम में यहां पर पहले से कुछ भी मौजूद नहीं था, कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पहले से मौजूद नहीं था, इसलिए मास नंबर 1 के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0, कुछ नहीं। अब कौन आया? 2m तो ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले के पोटेंशियल में 2m आया, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास, यही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यस प्लस अब तीसरा मास आया, तीसरा मास आया तो हम क्या लिखेंगे? पहले के पोटेंशियल में 3m और दूसरे के पोटेंशियल में 3m। समझने की कोशिश करिए, यस सर। ये तरीका होगा इसका। तो वर्क डन ऐसे बढ़ता जाएगा इसका, ऐसा नहीं कि भाई तीनों एक साथ आए या तीनों का एक साथ एक कंबाइंड वैल्यू ले लो काम खत्म करो, ऐसा नहीं होगा। इट्स नॉट दैट वे। पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से लिखी जाएगी। अब जरा सोचिए, पहले के पोटेंशियल में 2m आया तो आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस जी एम 2m, दोनों के बीच का गैप l, क्या कहते हो? यस सर प्लस फिर एक बार जी एम 2m, दोनों के बीच का गैप l प्लस, सॉरी एक गलती कर रहा हूं मैं, वहाँ पे 2M यहाँ 3 आना चाहिए, यहाँ प्लस नहीं आना चाहिए। सोचिए तो, माइनस पोटेंशियल तो निगेटिव होता है। फिर एक बार माइनस जी दूसरे के पोटेंशियल में 2m, 3m and then divided by l. So if you rearrange this whole equation, आपको क्या क्या मिलेगा? माइनस g, in fact 2 times of m square by l माइनस 3g m square by l माइनस 6g m square by l। तो इन सबको अगर मैं जोड़ लूं, 6 और ये 3 9 और ये 2 11, तो इफेक्टिवली जो मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? माइनस 11 जी एम स्क्वायर बाई एल। क्या कहते हो? यस अब सोचो फर्दर पार्ट ऑफ क्वेश्चन में वो कह रहा है कि वर्क डन बताओ अगर ये जो अरेंजमेंट है इसकी लेंथ को L से 2L कर दिया गया, मतलब इसको थोड़ा सा वाइड किया गया, बड़ा किया गया, ऐसा ऐसे वाइड कर दिया है, ठीक है। तो जो गैप्स हैं वो L की बजाय अब कितने काउंट करने पड़ेंगे हमको? 12 12 काउंट करने। तो ये ऐसे, तो ऐसा करने में, इस सिस्टम को ऐसे कन्वर्ट करने में, इस तरीके का इसको बनाने में कितना काम करना पड़ा? दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो ये वही मासेस हैं अपने m 2m 3m। तो मैं क्या कहता हूं, यहां से यहां जाने के लिए अगर तुम्हें वर्क डन निकालना है ना, तो वर्क डन का तो प्रिंसिपल ही देखा जाए तो फॉर्मूला सिंपल है। क्या निकालना है अपने को? क्या लिखना चाहिए? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यही लिखना है हमको। तो एक सिंपल सा तरीका देखिए, सिंपल सा अप्रोच देखिए। आप इसकी एनर्जी निकालो ना पहले, तो इसकी एनर्जी भी ऐसे ही निकालनी पड़ेगी। पहला मास फ्री में आया, दूसरा मास आया तो पहला था इसलिए v1, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन। तीसरा मास आया तो पहला वाला मास भी था, दूसरा वाला भी मास था, इसलिए v1 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन, v2 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन। अब इस तरीके का कैलकुलेशन अगर मैं करता जाता हूं तो खाली फर्क ये पड़ेगा कि इधर l की जगह क्या है, 12 आता। और इसी तरीके का कैलकुलेशन अगर मैं पूरा करता जाऊंगा तो यहाँ माइनस 11 जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 12। चलो इतना लॉजिक तो सबके दिमाग में बैठ गया। इस सिस्टम के लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं तो ये ऐसी आएगी, माइनस 11 जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12।
लेकिन गौर करो तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्या कहते हो? यस सर। और ये जो मैंने निकाली ये कैसी है? इनिशियल ये तो निकालना है वर्क डन, मेरा इंटरेस्ट तो खाली वर्क डन निकालने में है। ठीक, हाउ टू फाइंड आउट द वर्क डन? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल वर्क डन का क्लेम हो गया माइनस 11 gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l माइनस माइनस प्लस 11 gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। 2l। इसमें से इनिशियल में तो l था, इसमें से हम लोगों ने 11 gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई l को कॉमन ले लिया, 1 माइनस हाफ लिखा। करेक्ट जा रहे हो? यस सर। हमने 1 माइनस हाफ लिखा, जब हमने इसे 1 माइनस हाफ लिखा तो 1 माइनस हाफ हाफ हो गया, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ? यही हो गया टोटल वर्क डन। आ गया समझ? यस सर। ठीक है, और ये मैंने मैग्नीट्यूड में निकाला है, ऐसे समझिए, मैग्नीट्यूड में निकाला है। एक्सटर्नल एजेंट का काम होता तो फिर नेगेटिव आंसर आएगा। गेटिंग द पॉइंट? सो वी मोस्ट लाइकली वी वर्क इन मैग्नीट्यूड, ज्यादातर हम मैग्नीट्यूड में ही काम करते हैं। सो दिस इज एन एक्सपेक्टेड आंसर, ऐसे आंसर बनेगा इसका। आइए एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, एकदम सिंपल आसान सा क्वेश्चन। अच्छा, ये प्रोसीजर आपको समझ आया कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखी कैसे जाएगी? ऐसे एब्रप्टली नहीं लिखी जाएगी, 3 मासेस हैं, तीनों को जोड़ो, तीनों का डिस्टेंस निकालो, ऐसे नहीं लिखी जाएगी। एक स्टोरी लाइन तय करो अपने दिमाग में कि भाई ये सारे मासेस एक एक करके आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन। ऐसे एक स्टोरी लाइन दिमाग में बना लो और ऐसे सोचो कि पहला फ्री में आएगा, दूसरा आया तो पहले के पोटेंशियल में आया, तीसरा आया तो पहले दूसरे दोनों के पोटेंशियल में आया। ओके? यस सर। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक हिंट दे देता हूँ, सॉरी एक इसी तरीके का क्वेश्चन दे देता हूँ, आप अटेम्प्ट करने की जरा कोशिश करें इसमें। आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये सोचें आप इस पे, केयरफुली सोचें। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स। 4 पार्टिकल लिए, each having mass m placed at the vertices of a square of side length l। तो ऐसा अरेंजमेंट बनाया, तो आपको इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्या करोगे आप? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या करोगे बताओ? फर्स्ट का 0 पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट का 0 लेंगे, सेकंड, तो इन जनरल में बताऊं आपको तो पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे लिखोगे ना, जब दूसरा मास आया, जब तीसरा मास आया, करेक्ट है, यस सर। और जब चौथा मास आया, प्लस V3। ध्यान में आई बात? कर पाओगे? यस सर। एक और गलती कर सकते हो तुम यहां पे, पहले और दूसरे में डिस्टेंस कितना है? L। एल दूसरे और तीसरे में डिस्टेंस कितना है? L। एल तीसरे और चौथे में डिस्टेंस कितना है? L। एल चौथे और पहले में कितना है? एल एल L। लेकिन पहले और तीसरे में कितना है? √2l। √2l शाबाश। दूसरे और चौथे में कितना है? √2l। तो यहाँ डिस्टेंस लिखते नहीं, वक्त फोर्थ के लिए √2l। फर्स्ट के साथ, ठीक है, सॉरी थर्ड के लिए फर्स्ट के साथ √2l। ये बराबर √2l लिखा करें। तो ये वैल्यूज आप बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से अपने अपने फॉर्मूले के हिसाब से पुटअप कर लें, माइनस साइन लगा दें, टोटल आंसर आपको मिल जाएगा। करेक्ट है? यस सर। ऐसे करके हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक और अजीब सी चीज दी है, ऑल्सो फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सिर्फ पोटेंशियल निकालना है तो कोई टेंशन वाली बात, यस सर। सिर्फ पोटेंशियल निकालना है तो चारों का पोटेंशियल जमा कर दो, बस चारों का पोटेंशियल ऐड कर दो, अगर हम सिर्फ पोटेंशियल ही निकालना चाहते हैं। समझ रहे हो बात? यस सर। ठीक है, एनर्जी बोलेगा तो 1/1 पूरा निकालना पड़ेगा। सिर्फ पोटेंशियल बोलेगा तो पहले का प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस चौथे का, दैट्स इट। तो ये होमवर्क में कर पाओगे आप?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से अटेम्प्ट करें इसे। आइए एक और क्वेश्चन देता हूं, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, दिस विल बी डन। How much work is done in circulating a small object of mass m around a sphere of mass capital M in a circle? तो ऐसे एक बड़ा स्फीयर है m, इसके अक्रॉस एक ऑर्बिट में छोटा वाला मास घूम रहा है, दोनों के बीच का जो गैप है ये r है, ये ऐसे मान लो चल रहा है। तो इसे ऐसा घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा? बहुत आसान है, याद करिए, कंजर्वेटिव फोर्स। Work done 0. वेरी गुड बेटा, शाबाश। छोटा सा एक्सप्लेनेशन अगर मैं बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए दूं तो, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्लोज लूप है, क्लोज लूप में कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू कोई वर्क डन कभी भी नहीं होता। तो आपने आंसर बिल्कुल जल्दी से दे दिया, वेरी गुड, वर्क डन 0। एक और एक्सप्लेनेशन है, एक और सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ऐसा भी है। देखो, अगर इस मास को मैं आगे बढ़ा के यहां ले जाऊं, जस्ट सोचो, तो डिस्टेंस चेंज हुआ क्या दोनों मासेस के बीच का? नहीं, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, मासेस चेंज नहीं हुए, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी क्या? नहीं। तो इस मास को कहीं भी उठा के रखो, हर जगह पर सेम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। हाँ सर। तो इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। नहीं हुआ, और अगर कोई चेंज नहीं हुआ, इसी रीजन से हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन 0 है ना, आसान। Yes, sir. ओके, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हमको कुछ सीखने मिलेगा, कुछ नई बातें इसमें भी हमको सीखने मिलेंगी। सी दिस, ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, तो ऐसा ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड का इक्वेशन, ठीक है। लेट मी रीराइट इट वंस अगेन। तो एक्चुअली ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम इज मूव्ड ऑन दिस लाइन फ्रॉम दीज टू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इन कोऑर्डिनेट्स में ये मूव करता है, तो हमें वर्क डन निकालना है। मैं इसे दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा मैं फोर्स निकालता हूं, ये फोर्स कितना एक्ट हो रहा है। तो फोर्स का सिंपल सा तरीका होता है मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, क्योंकि आपको याद होगा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। याद है ये बात आपको? यस सर। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग फोर्स का एस्टिमेशन कर लेते हैं। मास तो हमने 1 किलोग्राम बोला, और ये है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो सिंपली जो एक्सपेक्टेड फोर्स है वो हमको मिलेगा 2i कैप प्लस 3j कैप। तो चलिए ये फोर्स हो गया। दूसरा हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, dr। dr हम लोग कैसे निकालें? तो बेटा ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना इसके, ये वाले, ये फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट हैं, ये फाइनल और ये इनिशियल। तो dr का मतलब क्या होगा, हमको किसी तरीके से फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स करना है। गेटिंग द पॉइंट? यस डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन, यस। अच्छा बेटा ध्यान से देखो, बताओ फाइनल पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखूं? -2i कैप प्लस 3j कैप, ये -2 मीटर 3 मीटर, -2i कैप प्लस 3j कैप, क्या यही मेरी फाइनल पोजीशन हो गई? Yes, यस sir. सर। माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर बताओ, माइनस 1i कैप, माइनस नहीं, माइनस कहाँ है यहाँ, 1 है सिर्फ, 1i कैप Yes. प्लस Plus 1j. 1j कैप। अब ये माइनस में अंदर ले लेता हूं, आपसे गलती ना हो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया यहाँ पे। तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस i कैप माइनस j कैप, ये माइनस में अंदर लूंगा तब, गलती नहीं होना बोल के खास मैंने ब्रैकेट भी लगाया है।
अब बेटा इसको फाइनलाइज करो और मुझे ये बताओ कि पोजीशन वेक्टर क्या आया। माइनस 3 i cap -3 2 j cap i cap प्लस 2 j cap, तो ये आया पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आपको ये पता ही है कि वर्क डन क्या होता है, वी नो वेरी वेल। वर्क डन किसी भी गिवन सिनेरियो में अगर हम लोग निकालते हैं तो वर्क डन होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, करेक्ट? सही है? यस सर डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल्स में भी हमने पढ़ा था इसको। तो सिंपली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना आप। अब डॉट प्रोडक्ट याद है आपको, पी डॉट क्यू जब हम लोग करते हैं तो पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड वाला मामला होता है ना? yes sir अब भी कर लें आप इसको। तो फोर्स के क्या कंपोनेंट है? 2 2 माइनस i cap 2 इंटू -3 बेटा, प्लस, समझ रहे हैं, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। yes sir हाँ, दूसरे कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या लिखूं मैं? -3 into 2 माइनस क्यों आया? माइनस कहां से आएगा बेटा? 3 है ना, 3 इंटू 2। अरे भाई आई को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे। भूल गए सारी बातें भूल। यस सर कैसे पढ़ाएं आपको? ठीक है, बताइए पी डॉट क्यू क्या करूं मैं? बोलिए। px qx इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इन दोनों को करूंगा, फिर इन दोनों को करूंगा, यही तरीका होता है ना। yes sir यस सर यहां भी तो डॉट प्रोडक्ट है, तो पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बाद में इसको और इसको करूंगा। एनीहाउ मैंने ऐसा कर दिया, फाइनल आंसर क्या आया? -6 + 6 plus 6 0 0। तो वर्क डन 0 हो गया। अब इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की बजाय एक और मैं तरीका आपको बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा अप्रोच है, गौर से सुनिए। ये जो इलेक्ट्रिक वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है, ये जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है 2 i कैप प्लस 3 j कैप है, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यहां दी गई है 2 i कैप प्लस 3 j कैप। बेटा इसका स्लोप निकालते हैं। आपको पता होगा स्लोप होता है y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो स्लोप क्या है इसका? 3/2, ठीक है? ग्राफ का Yes, स्लोप क्या होता है? y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, y वेरिएबल डिवाइडेड बाय x वेरिएबल। तो स्लोप क्या आ गया? 3/2। 3/2 अच्छा, ये जो भी अपना 1 किलोग्राम का मास है, ये इस लाइन पे चल रहा है ना, तो ये 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 5। जिस लाइन पे ये चल रहा है उस लाइन को लिखता हूं मैं जरा, लाइन 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 5। तो ऐसे लिखते हैं 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 5, और इसे ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू माइनस में 2/3x प्लस 5/3। चलेगा? समझ आया मैंने क्या किया यहाँ? यस yes सर sir yes sir अब मैथ्स में लाइन चैप्टर आपको पढ़ना है, या नहीं भी पढ़ोगे तो कुछ बेसिक बातें ये याद रखो कि एक लाइन की ना एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसमें c माने ऐसा नंबर कांस्टेंट होता है, और ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, और ये जो m होता है ये स्लोप होता है। m क्या होता है? स्लोप स्लोप होता है। अब कंपेयर करके बताइए मुझे गिवन और स्टैंडर्ड इक्वेशन में कि इस लाइन का स्लोप क्या है? -2/3 -2/3। शाबाश। अब इंटरेस्टिंग बात है, जिस लाइन पर हमारा पार्टिकल चल रहा है उसका स्लोप -2/3 है, और जैसी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है उसका स्लोप 3/2 है। तो इन दोनों के स्लोप्स को ध्यान से देखिए कैसे नजर आते हैं। नेगेटिव इनवर्स, नेगेटिव है एक दूसरे के, और इनवर्स है, इधर 3/2 आया और इधर 2/3 आया।
तो अगर किसी दो लाइन के स्लोप नेगेटिव और इनवर्स होते हैं तो वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, कंडीशन मैथमेटिकली याद रखने की कोशिश करिए। Yes, sir. और नेगेटिव इनवर्स स्लोप लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू Each other. ईच अदर। अगली बात याद रखिए, अगर ऐसा हुआ कि जिस लाइन पर हम मास चला रहे हैं वो और जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ऐसी सूरत में वर्क डन 0 होता है। ये मैथमेटिकल इवैल्यूएशन हो गया इसका। वर्क डन 0 कब होगा? जिस लाइन पर हम चला रहे हैं मास को और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ई आपस में अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो इसे निकालने का तरीका बहुत आसान है। ये तो इतना समझ रहे थे हम, इसलिए हमें थोड़ा सा टिपिकली करना पड़ा। इसे निकालने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आप इंटेंसिटी का स्लोप निकालो, लाइन का स्लोप निकालो। ठीक है, इंटेंसिटी का भी स्लोप निकालने का, लाइन का भी स्लोप निकालने का। इंटेंसिटी का स्लोप निकालना बहुत आसान है, सीधे सीधे y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट कर देना। y पैरामीटर डिवाइडेड बाय x पैरामीटर, y का जो भी कंपोनेंट है उसको x से डिवाइड कर दो, लाइन इसका इंटेंसिटी का स्लोप मिल गया। लाइन का स्लोप थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच से निकालना पड़ेगा, लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करके। इस फॉर्मेट में उसको लेके आओ। उसके बाद देखो कि इंटेंसिटी का स्लोप और लाइन का स्लोप क्या एक दूसरे के उलट और निगेटिव हैं। अगर वो एक दूसरे के उलट और निगेटिव हैं तो 100% वहां पे वर्क डन क्या होने वाला है? 0। आपको इतना इवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, 2 स्टेप में ही समझ में आ जाएगा। तो दोनों तरीके सही हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है। अगर आप कंफर्टेबल है मैथ से तो ऐसे करिए, नहीं आपको ऐसा कन्वेंशनल मेथड इस्तेमाल करना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट्स से मल्टीप्लाई करके, तो ऐसे करिए। बोथ द वेज इट इज करेक्ट। बट मैं जनरली एक लॉजिक ऑब्जर्व करता हूं कि अगर ऐसी इक्वेशंस दी गई हैं तो हमें बिना पेन पेपर चलाए ही यहां समझ आ जाता है। इसका स्लोप हो गया 3/2, इसको रीअरेंज करूंगा तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस में 2/3, क्योंकि मेरे जहन में इक्वेशन बैठी होगी ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y को एक तरफ करना है, x को एक तरफ करना है प्लस c। तो देखते ही समझ में आ जाता है कि यहां पर ये परपेंडिकुलर है, इसलिए वर्क डन 0 हो जाएगा। ओके है? ओके सर। Sir. चलिए, तो मैं समझता हूं आज के लिए इतना काफी है, यहां पर रुक जाते हैं।